दोस्तों, आज की कहानी सुनाने से पहले लखनऊ के एक जाने माने शायर हैं जिनका नाम है कृष्ण बिहारी नूर, और इनका एक शेर है, सच घटे या सच बढ़े, सच सच न रहे, लेकिन झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने से पहले ये जो शेर मैंने आप लोग को सुनाया है, आज की कहानी आप लोग सुनेंगे तो इस शेर की जो वास्तविकता है आप लोग को आज की कहानी में 100% सच होती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है कि अभी पिछले दिनों की बात है कि देहरादून के अंदर, उत्तराखंड का जो देहरादून शहर है, इस शहर के अंदर 20 साल की लड़की अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर पंखे से लटक जाती है। इस तरीके की खबर जब शहर के अंदर फैलती है तो पूरे शहर के अंदर एक तरफ से सनसनी मच जाती है। हर कोई ये सोच रहा था कि आखिरकार इस 20 साल की लड़की को कौन सी परेशानी थी, कौन सा दुख इसको था कि इसने अपनी ज़िंदगी की लीला ही समाप्त कर ली। पुलिस को खबर की जाती है। दोस्तों, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, लेकिन जब पुलिस इस सुसाइड केस को और जो पूरा जो क्राइम सीन था एक तरीके से, जब उसको बहुत बारीकी से पुलिस खंगालती है तो इसमें पुलिस को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं कि जब इसी गुरुवार को पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करती है तो ना कि देहरादून बल्कि पूरे भारत देश के अंदर, ना कि भारत देश बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भी अगर किसी ने भी इस खबर को सुना था तो वो हैरान था, परेशान था। और रिश्तों को जिस तरीके से कलंकित आज की इस घटना में आप लोग होता हुआ देखेंगे, शायद आप लोगों ने पहले कभी इस तरीके की खबर ना सुनी हो। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शाबेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने एक नई कहानी को लेके, जो कि फिलहाल ही में अभी देहरादून के अंदर घटी है। दोस्तों, कहानी का जो टाइम है थोड़ा सा फ्लैक्चुएट है, कभी 10 बजे आ रही है, कभी 8 बजे आ रही है। और इस सब के पीछे रीज़न यही है कि मैं इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ। मैंने आपको अपनी माँ के बारे में बता ही रखा है, जो कि हॉस्पिटलाइज है, जिसकी वजह से जिस समय मुझे टाइम मिल जाता है मैं उस समय वीडियो शूट कर देता हूँ। तो इसलिए आज का वीडियो 8 बजे आप लोग को मिलेगा। और आगे से हम लोग जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज़िंदगी नॉर्मल पटरी पर लौट आएगी, तो उसके बाद हमारी जो कहानियों का सिलसिला होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों से वोट करा के पूछा था, जो कहानियों का सिलसिला रहेगा वो रात 8 बजे ही रहेगा। तो रात 8 बजे का समय आप लोग नोट कर सकते हैं। 8 बजे एक बार चैनल को ज़रूर चेकआउट करा करें। अगर 8 बजे कहानी ना मिला करे तो आप लोग 10 बजे का वेट कर लिया करें। अगर 10 बजे कहानी आया करेगी तो मैं आप लोग को कम्युनिटी पर लिख कर भी बता दिया करूँगा कि आज की कहानी 10 बजे आप लोग को मिलेगी। फिलहाल आज की कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड का एक शहर जिसको हम लोग देहरादून बोलते हैं, और इसी देहरादून के अंदर एक परिवार रहता है। इस परिवार के अंदर जो परिवार के मुखिया हैं, इनका नाम है सुखविंदर, जिनकी अपनी डेयरी है। और अक्सर वो अपने घर से जो दूध है उसकी सप्लाई करने के लिए घर से बाहर आते जाते रहते हैं। इनके घर में, इनके परिवार में इनकी पत्नी है जिनका नाम हरप्रीत है, और इनकी एक बेटी है जिसका नाम ममता है। उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। दोस्तों, इनके परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। इनके परिवार में खुशियाँ थीं। बेटी ममता थी, पत्नी हरप्रीत थी, और जो परिवार के मुखिया थे सुखविंदर, ये इनकी खुद की डेयरी थी। सुबह सुबह दूध बेचने के लिए निकल जाते थे, उसके बाद शाम तक घर पे लौट के आते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। परिवार में ना तो माँ को कोई तकलीफ थी, ना बेटी को कोई तकलीफ थी। बेटी तो ऐसी थी कि मानो जैसे छू दो तो दाग लग जाए। इतनी प्यारी सी, इतनी कोमल सी बिटिया, जो कि नाज और लाड़ से जो सुखविंदर हैं अपनी बेटी को पाल रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी गुरुवार की रात में जो बेटी थी अपने परिवार के साथ में खाना खाकर सोती तो है, लेकिन जब सुबह को माँ हरप्रीत उठती हैं तो देखती क्या है कि उनकी जो बेटी है ये पंखे से अपने आप को फांसी का फंदा लगाकर झूली पड़ी है। जब इस तरीके से ये अपनी बेटी को फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखती हैं तो एकदम से घबरा जाती हैं, तुरंत भागती हैं, दौड़ती हैं, और सबसे पहले इस ममता की जो डेड बॉडी पंखे से लटक रही थी उसको नीचे उतारने की कोशिश करती हैं। अकेले ही ये उस डेड बॉडी को नीचे उतारती है, नीचे उतार कर वहाँ पे लिटाती हैं। उसके बाद में अपने पति सुखविंदर को खबर करती हैं। सुखविंदर भी भाग कर आते हैं। जब इस तरीके की हालत देखते हैं बिटिया की कि बिटिया ने क्यों सुसाइड कर लिया, इनका तो कलेजा बैठ जाता है। अब दोस्तों, सारे रिश्तेदारों को खबर कर दी जाती है। इस तरीके से मामला हो गया। उसके बाद में पुलिस को भी खबर कर दी जाती है। अब दोस्तों, जब पुलिस इस तरीके की खबर सुनती है, जबकि पूरे देहरादून के अंदर ये जो खबर थी ऑलरेडी फैल रही थी, और हर कोई ये सोचने पर मजबूर था कि आखिर इस 20 साल की लड़की ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा हंसती थी, मोहल्ले पड़ोस के लोग कहते हैं कि बहुत प्यारी बिटिया थी और उसके चेहरे पर कभी किसी ने उदासी नहीं देखी, हमेशा हंस कर बात करती थी, माँ बाप की दुलारी थी, लाडली थी। लेकिन अचानक से उसको ऐसा कौन सा गम आन पड़ा कि जिसकी वजह से उसने अपनी ज़िंदगी की लीला ही समाप्त कर ली।
अब दोस्तों जब पुलिस को खबर कर दी जाती है तो पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद में सबसे पहले पुलिस उस शव को अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश करती है, लेकिन कस्टडी में लेने से पहले उस पूरी जगह को बहुत बारीकी से खंगालती है, बहुत बारीकी से देखती है। दोस्तों सारी चीज़ें पुलिस चेक कर चुकी थी और पुलिस पूछती है कि सबसे पहले डेड बॉडी के पास में कौन आया। तो जो माँ होती है हरप्रीत, वो बताती है कि सुबह सुबह 5 बजे की बात है कि जब मैं उठी थी तो मैंने देखा कि जो बिटिया है ममता, ये पंखे से खुद को लटकाए हुए, जैसे तैसे कर मैंने उसके शव को नीचे उतारा है। अब जब पुलिस ये बात सुनती है कि जो हरप्रीत है उसने ही अकेले शव को उतार लिया, तो पुलिस को कहीं ना कहीं अब इस मामले में ऐसा लगता है कि ये सुसाइड नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये सुसाइड है तो पुलिस को जिन बातों पर शक जा रहा है कहीं ना कहीं उन बातों का कोई तो आधार होगा। क्योंकि दोस्तों एक आम इंसान और एक पुलिस वाले में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक आम इंसान की सोच बहुत सीमित होती है, लेकिन एक पुलिस वाला, उसकी जो सोच होती है ये बहुत आगे होती है। इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस वालों को ये लगता है कि ये मामला कहीं ना कहीं सुसाइड का तो नहीं है। इसलिए पुलिस वाले, जिनको शक था हरप्रीत की बातों पर, क्योंकि हरप्रीत ने कहा कि सुबह 5 बजे उठी थी और ममता को जब उसने फांसी के फंदे पर लटका हुआ देखा तो उसने खुद ही उसके शव को नीचे उतार लिया। इसलिए पुलिस वाले अब सबसे पहले इस हरप्रीत के बारे में खुफिया जानकारी जुटाना शुरू करते हैं। इधर जो बेटी ममता थी उसका शव अपनी कस्टडी में लेने के बाद में पुलिस वाले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका था। इधर पुलिस इस पूरे केस में अपनी छानबीन शुरू करती है और पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। आस पड़ोस के लोगों से तो पूछताछ करती है, लेकिन साथ ही साथ जो हरप्रीत थी इसकी गतिविधियों पर पुलिस नज़र रखती है। और सबसे पहले जो हरप्रीत थी इसका मोबाइल नंबर पुलिस लेती है और उस नंबर का CDR निकालती है। और दोस्तों जैसे ही इस हरप्रीत के मोबाइल नंबर का CDR निकाला जाता है तो इस मोबाइल नंबर के CDR में एक नंबर ऐसा मिलता है कि जिस पे घंटों घंटों बात होती थी। अब पुलिस को ये लगता है कि शायद किसी रिश्तेदार का नंबर हो, हरप्रीत के मायके में इस तरीके का किसी का नंबर हो सकता है, माँ बहन या फिर किसी भाई का नंबर हो जिससे बात होती हो। लेकिन जब पुलिस इस पूरे नंबर की डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी नितिन नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब नितिन कौन है? हो सकता है शुरुआत में पुलिस को लगता है कि नितिन जो है वो इस हरप्रीत के रिलेशन में कोई हो, लेकिन दोस्तों जो नितिन था ये कोई और नहीं बल्कि हरप्रीत के पड़ोस में रहने वाला एक लड़का था। अब जब पुलिस को ये पता चलता है कि ये लड़का पड़ोस में ही रहता है, शक तो पहले से ही था, इसलिए पुलिस अब हरप्रीत को उठाती है। उठाने के बाद में सीधे से पुलिस थाने लेके जाती है और जो दूसरा लड़का था नितिन, उसे भी पुलिस उठाती है, उसको भी पुलिस थाने लेके आती है। अब दोस्तों इन दोनों को पुलिस थाने लेके आ चुकी थी। पुलिस थाने लाने के बाद में बारी थी अब इनसे पूछताछ करने की। जब इनसे पूछताछ की जाती है तो उसके बाद में ये पुलिस को घुमाने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि साहब ये तो सुसाइड है, आप इसे मर्डर का रूप कहाँ दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं पुलिस को शक तो था। पुलिस ने CDR निकाल लिया था, इन लोगों की जो कॉल डिटेल थी वो लगातार उसमें कैद थी। इसलिए पुलिस अब इन लोगों को वो सबूत दिखाती है कि जिनमें ये लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पुलिस इनसे पूछती है कि तुम्हारा रिश्ता क्या है। तो उसके बाद में जब ये लोग सोचते हैं कि अब ये घिर चुके हैं और इनके पास में सच बताने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा अब ये पुलिस के सामने टूटते हैं और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाते हैं दोस्तों कि जिसको सुनने के बाद में रिश्ते कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से शर्मसार हुए कि इंसान का जो भरोसा है रिश्तों से दम पर दम उठता चला जा रहा है। क्योंकि दोस्तों जो हरप्रीत होती है और इसका जो प्रेमी होता है नितिन, ये बताते हैं कि हम दोनों पिछले कई सालों से एक दूसरे के साथ में अवैध संबंधों में हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और जब इन दोनों के बीच में एक दूसरे से प्रेम होता है तो प्रेम जब होता है तो धीरे धीरे इनके बीच में मुलाकातें बढ़ती हैं। क्योंकि दोस्तों घोर कलयुग आ चुका है आज के दौर में। अगर कोई प्रेम जैसे पवित्र रिश्ते को अवैध संबंधों से जोड़ता है तो ये गलत है। ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये सारी चीज़ें इन लोगों के बीच में चलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान इन्हें कितना ही छुपाए, कितना ही चालाकी से, कितना ही प्लानिंग के साथ में ये काम करे, कहीं ना कहीं ये चीज़ें खुलती हैं और लोगों के सामने जब सच्चाई आती है तो लोग वाकई अपने कानों पर हाथ रखते हैं और लोग सोचते हैं कि आखिर इंसान इतना गिर कैसे सकता है। जब इन दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं, जब एक बार ये सिलसिला शुरू होता है फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। इन दोनों को एक दूसरे की आदत इस कदर लग जाती है कि अब इन दोनों को एक दूसरे के बिना चैन नहीं था। अब अक्सर जब इन दोनों के बीच में मिलना मिलाना शुरू होता है तो इस बात की खबर
जो सुखविंदर होते हैं उन्हें लग जाती है। जब सुखविंदर को इस बारे में खबर लगती है कि उनकी जो पत्नी है जिसका नाम हरप्रीत है वो पड़ोस के ही रहने वाले एक लड़के नितिन के साथ में अवैध संबंधों में ये लोग मिलते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, इस बात को लेकर घर में अक्सर झगड़ा होता था। और दोस्तों घर में जब भी झगड़ा होता तो इन दोनों के बीच में झगड़ा इस कदर बढ़ता कि जो हरप्रीत थी वो अपने पति सुखविंदर से ये कहती कि वो आइंदा से कभी नितिन से नहीं मिलेगी। इस बारे में जब इस तरीके की बातें होती तो जो सुखविंदर है उसका गुस्सा शांत होता, उसके बाद में ये मामला आगे बढ़ता। लेकिन दोस्तों सुखविंदर ये सोच लेता था कि उसकी पत्नी शायद अब कभी नितिन से ना मिले, लेकिन ये शायद उसकी गलतफहमी थी। जब भी सुखविंदर अपनी डेयरी से दूध लेकर सप्लाई करने के लिए जाता, ममता किसी काम से, स्कूल के काम से या फिर कॉलेज के काम से बाहर निकल जाती, तुरंत जो हरप्रीत थी अपने प्रेमी नितिन को बुलाती और उसके साथ में वही सब करती जो पहले से करती चली आई थी। और दोस्तों इसी गुरुवार की ये बात है कि जो सुखविंदर हैं ये अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे और उसके बाद में जो बेटी होती है जिसका नाम ममता होता है, जैसे ही अपने घर के अंदर घुसती है तो उसको कमरे से कुछ ऐसी आवाज़ें आती हुई सुनाई पड़ती हैं कि ये तुरंत उस कमरे की तरफ बढ़ती है। और जैसे ही उस कमरे की तरफ जाती है तो देखती क्या है कि इसकी माँ जो है हरप्रीत और जो पड़ोसी लड़का है नितिन, ये दोनों एक दूसरे के साथ में आपत्तिजनक हालत में हैं। दोनों के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं है, दोनों इस कदर एक दूसरे में मगन है कि इनको ये भी ख्याल नहीं है किस तरीके से रिश्तों की धज्जियाँ ये लोग उड़ा रहे हैं। जब इस तरीके से ये अपनी माँ को अपने प्रेमी के साथ में देखती है तो तुरंत चीखते हुए कहती है कि माँ तुम्हारी सच्चाई मैं पिता को तो बताऊँगी ही, लेकिन घर के कुछ और लोगों को भी तुम्हारी सच्चाई बताऊँगी। जब ये बात हरप्रीत सुनती है तो उसकी तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है, उसे अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों ममता अब मन बना चुकी थी। ममता कहती है कि इस बारे में जब तक पिताजी और कुछ अन्य लोगों को पता नहीं चलेगा, जब तक तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। उसके बाद में ममता वहाँ से चली जाती है, लेकिन जो हरप्रीत थी और इसका जो प्रेमी नितिन था, नितिन तो उस समय वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजर जाता है, लेकिन हरप्रीत को बड़ा डर था कहीं ऐसा ना हो कि ममता अपने पिता या फिर परिवार के अन्य लोगों को कोई बात बता दे। अगर इसने कोई बात बता दी तो फिर वो कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। लिहाजा जो हरप्रीत होती है अपने प्रेमी नितिन से कहती है कि क्यों ना हम लोग ममता को ही रास्ते से हटा दें। उसके बाद में नितिन जो था वो ये कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में इसी गुरुवार लगभग रात के करीब 11 से 12 बजे के आसपास का समय होगा कि उसी समय जो नितिन होता है और जो हरप्रीत होती है ये ममता के कमरे में पहुंचते हैं और उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसके बाद में उसके शव को पंखे से लटका कर उसे आत्महत्या का नाम दिया जाता है। नितिन तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन हरप्रीत प्लान के मुताबिक सुबह के 5 बजे के आसपास उठती है और उठने के बाद में सबसे पहले अपनी बेटी के शव को ठिकाने एक तरीके से ऊपर से उतार कर नीचे रखती है ताकि कोई सबूत हो ऐसा वैसा रह गया हो जल्दबाजी में उसको मिटाया जाए, और उसके बाद में ये शोर शराबा मचा देती है। बहरहाल दोस्तों इन लोगों ने इतनी चालाकी से इस पूरे क्राइम को किया था, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि क्राइम कितनी ही चालाकी से किया जाए, कितना ही सतर्क होकर किया जाए, आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आता ज़रूर है। आखिरकार दोस्तों ये कलयुगी माँ पुलिस की गिरफ्त में है, इसका जो प्रेमी है नितिन ये भी गिरफ्त में है। अब इन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा और जिस तरीके के सबूतों के आधार पर इन दोनों को सज़ा सुनाई जाएगी, जो भी सज़ा होगी मैं आप लोग को ज़रूर से ज़रूर अपडेट करूँगा। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएगा। और कमेंट्स के नाम से ध्यान आया कि कल के दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी आए हैं, तो वक्त होता है कि आप लोग के कुछ कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे चैनल पर कल के दिन जो कमेंट्स हैं इसमें बालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं सर जी माँ के बारे में मुझे पता नहीं था, क्षमा करना और भगवान से दुआ करूँगा कि आपकी माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ और उनका ख्याल रखिएगा। कहानी तो कभी भी सुन सकते हैं। बालेश्वर बिहारी जी आप इतना बड़ा दिल दिखाते हैं, आपका हमेशा की तरह मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। यूज़र हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी। बैकुंठ पटेल सूरत से हमारी कहानी सुनते हैं, तो बैकुंठ पटेल जी आपका शुक्रिया। शील निधि है लिखते हैं माँ की सेवा करते रहो भाई, ये धर्म भी कर्म भी है और हम स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। शील निधि हरिद्वार उत्तराखंड से, तो शील निधि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह है लिखते हैं आपकी माँ जल्दी ठीक हो जाए, नाइस स्टोरी मिस्टर मलिक, थैंक यू, तो भाई आपका शुक्रिया। दोपा बागर हैं लिखते हैं प्रो फॉर स्पीड रिकवरी माँ, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार विजयनगर राजस्थान से, सुरेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालेश्वर बिहारी हैं लिखते हैं आज मेरा पहला लाइक है जी, तो बालेश्वर बिहारी जी आपका हमेशा की तरह शुक्रिया। और उमराव सिंह हैं लिखते हैं भारत पाक सीमा से 3 किलोमीटर दूर बाड़मेर जिला राजस्थान से, अस्सलाम वालेकुम नमस्ते जी, तो भाई उमराव सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं भगवान आपकी तबीयत को ठीक करे। रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। यूज़र हैं, लिखते हैं आपकी माँ को जल्दी ठीक करे, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, गॉड ब्लेस यू। तो भाई आपका शुक्रिया। और उसके बाद में संदीप हैं, लिखते हैं ऐसी महिलाओं का क्या कहें सर। तो भाई ऐसी महिलाओं को क्या ही कहा जा सकता है, कल की जो कहानी सुनाई थी मैंने आपको वो दुखद थी। उसके बाद में अकीब शेख हैं, लिखते हैं मैं एमडी रियाज नागपुर महाराष्ट्र से हूं और मैं पहली बार आपको अस्सलाम वालेकुम बोलता हूं। तो भाई वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप, पहली बार आप हमारे चैनल पे आए, कमेंट्स किया, आपका शुक्रिया। नारायण कुमार हैं, लिखते हैं खुशरा राजस्थान में ही है सर मैं, और मैं भी खुशरा में ही रहता हूँ। तो भाई आपका शुक्रिया कि आपने बताया। सेंट्रल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये शायना पंचोली हैं, लिखते हैं इलेक्ट रिलेशनशिप मीन्स विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बहुत सही बात कही आपने। संदीप जी हैं, लिखते हैं आपकी माँ जल्दी से ठीक हो जाए, भैया शुक्रिया। अनिल सालोंके जी हैं, लिखते हैं शाबिद जी आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है। इंद्रपाल ने बेचारे ने क्या क्या अपने सपने देखे होंगे, कुछ लोग शादी ब्याह के मामले में बहुत हल्के में लेते हैं, बाद में पछताते हैं। तो अनिल सालोंके जी ऑपरेशन हो चुका है और सर्जरी हो गई है, जो पूरा जो हिप रहती है उसका रिप्लेसमेंट तो हो चुका है, लेकिन अभी हॉस्पिटल में एडमिट रखा जाएगा। आपका शुक्रिया कि आपने ख़बर ली। माजिद अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, अम्मी की तबीयत कैसी है। तो भाई थोड़ी ठीक है, रिलीफ़ है। आपका शुक्रिया कि आप लगातार सारे व्यूअर्स पूछते हैं और हमारा ख्याल भी रखते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।